हमारी आज की कहानी का शीर्षक है समंदर और इसकी लेखिका डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी हैं। इतनी रात को घर लौट रही हो, तुम्हारी कंपनी सिक्योरिटी नहीं देती? कैसे आई? कौन दोस्त छोड़कर गया? अमृता जैसे ही घर में घुसी कि मकान मालकिन मिसेज पटवर्धन, जिसके यहाँ वह पेइंग गेस्ट की तरह रहती थी, ने सवालों की झड़ी लगा दी। वो मीता राय छोड़ गई, अमृता ने थूक गटकते हुए कहा। देखो अमृता, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, लेट नाइट ड्यूटी वाली लड़कियों को मैं कमरा नहीं देती। तुम इस शहर में नहीं हो, यहाँ के रंग ढंग जानती नहीं। लड़कियों को रखो और फिर उनके तमाशे सहो। यह नहीं होता। कितनी बार कहा है फैमिली वालों को दो, लेकिन मिस्टर पटवर्धन मानते नहीं। कहते हैं फैमिली वालों के नखरे ज्यादा होते हैं। लड़कियां घर में रहती ही कितना है, ठीक रहता है। अब वहीं खड़ी रहोगी महारानी की अंदर भी आओगी? मिसेज पटवर्धन की कड़कड़ाती आवाज से घबराई अमृता झटपट अंदर आ गई। डर के मारे वो भूल ही गई थी कि वह घर के बाहर ही खड़ी थी। मिसेज पटवर्धन भी ना दिन देखती और न रात शुरू हो जाती हैं। वह सहमी से ऊपर जाने लगी तो फिर आवाज़ गूंजी, खाना खाया है? उसने जवाब में नामे सिर हिलाया तो न जाने कैसे दया आ गई मिसेज पटवर्धन को। रुको, चाय पीकर जाओ, फिर नहा लेना, तब तक खाना गर्म करके लगा दूंगी। वह चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। इतने में मिस्टर पटवर्धन भी आ गए। अमृता बेटे आ गई? जी। अरे थोड़ी चाय मैं भी ले लूँगा। अभी देखना मैडम जी शुरू हो जाएंगी। 3 कप चाय लाकर रखती मिसेस पटवर्धन बोली, डॉक्टर ने मना किया है, यूं ही रात भर नींद नहीं आती, चाय पी लेंगे तो और नींद उड़ जाएगी। लो थोड़ी सी ले लो। कहते हुए वे वहीं बैठ गई। कमरे में चुप्पी थी। अमृता धीरे धीरे चाय गटक रही थी और मिसेस पटवर्धन उसे तिरछी निगाह से टटोल रही थी। चाय खत्म कर नहाकर सारी थकान उतर गई। टेबल पर खाना रखा है, कहकर मिसेस पटवर्धन सोने चली गई। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन रविवार था तो उठने की जल्दी नहीं थी। बिस्तर पर लेटकर उसने मोबाइल ऑन किया तो अभय का मैसेज चिलमिला रहा था। वह मुस्कुरा उठी। उधर वह ऑनलाइन था। बोला, तुम्हारी खारी मिसेस पटवर्धन ने तमाशा तो नहीं किया आज? अमृता ने लिखा, करेला है जुबान पर, कड़वा करेला। आंखों ही आंखों में तौल लेती है इंसान को। आज तो मैं बहुत डर गई थी। अंकल अच्छे हैं? मन से शायद वो भी बुरी नहीं है, लेकिन बहुत कड़वी है यार। शुगर पेशेंट है मिसेस पटवर्धन। आजकल देख रहा हूँ लोगों की जुबान कड़वी होती जा रही है और उनके ब्लड में शुगर बढ़ रही है। व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन। लिखकर उसने हंसने वाली इमोजी भी भेजा। अरे हाँ, सच कह रहे हो। शक्कर बढ़ी तो मिठास बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कड़वापन बढ़ता है। लगता है करेले का रस पीते पीते खुद करेला हो गई है, या सारे समंदर का खारापन भरा है उनमें। उसने भी जवाब के साथ एक इमोजी भेजी। अम्मा छोड़ो, कहाँ करेला, शुगर लेकर बैठ गए हम। कल क्या कर रही हो? यह पूछने के साथ उसने एक शरारती इमोजी भेजी। देर तक सोऊंगी, फिर देखती हूँ, उसने रिप्लाई में लिखा। चलो कल मूवी देखने चलते हैं। अरे ये आंटी ना यहाँ माँ बाप बनी बैठी है, इतने सवाल करती है जितने मम्मी पापा ने नहीं किए होंगे। हॉस्टल वार्डन है पूरी, पता है पूरी कॉलोनी थर थर काँपती है इनसे। दिन भर आसपास क्या चल रहा है उस पर ध्यान रहता है। अपने पेइंग गेस्ट पर तो अपनी आंखों के सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखती हैं। अरे यार अब छोड़ो आंटी पुराण, थोड़ा रोमांटिक हो जाओ, कल मिलते हैं, अभय ने लिखा। ओके गुड नाइट लिख उसने फ़ोन बंद कर दिया और बिस्तर पर लुढ़क गई। छोटे शहर से इस महानगर मुंबई में आई थी अमृता। एक IT कंपनी में अच्छी जॉब मिला और पास ही है पेइंग गेस्ट बंगला भी। मुंबई जैसे महानगर में ऑफिस के पास घर होने से ज़्यादा सुकून देने वाली कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। सो मिसेस पटवर्धन के थोड़े कड़वे व्यवहार को भी सह लेती अमृता। काफ़ी अलग थलग सा दिखता है। ऊपरी मंजिल पर 3 कमरे थे। अमृता के बगल के दोनों कमरों में 2 और लड़कियां भी रहती थी। एक कॉल सेंटर में थी, उसकी रात की ड्यूटी रहती थी, उसके जाने के पहले निकल जाती, इसलिए उससे मिलना बहुत कम होता था। दूसरी एयर होस्टेस थी तो उड़ती फिरती, कभी कभी संडे को ही मुलाकात हो पाती। सिगरेट, शराब, नॉनवेज लड़के इस घर में नहीं चलेंगे, समझी? पहले ही दिन यह हिदायत दे दी गई थी। नशे में धुत हो जिस दिन घर में घुसी, सामान सहित सड़क पर फेंक दूंगी। मिसेस पटवर्धन गरजी थी। अमृता के साथ की दोनों लड़कियां कभी कभी खिल्ली उड़ाती। ऐसा लगता है जैसे किसी आश्रम में आ गए हैं और भरी जवानी में संन्यास ले लिया है हमने। ये आंटी तो बिल्कुल खड़ूस है, कॉल सेंटर वाली बोली। तो क्या घर में रोकेंगी? बाहर कहाँ तक हमें देखेंगी? बाहर तो हम फ्री हैं यार, एयर होस्टेस लड़की ने आंख मारते हुए कहा और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपने ही शहर का अभय उसका दोस्त था या दोस्त से ज़्यादा, पता नहीं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ भाता।
वीकेंड अक्सर साथ गुजरना। कई बार वह उसके फ्लैट पर ही रुक जाती। मिसेस पटवर्धन को कह देती, आज एक सहेली के घर पर हूँ। मिसेस पटवर्धन बड़बड़ाती, सब समझती हूँ, सहेली नहीं किसी सहेले के साथ रुकेगी, लेकिन उनका क्या हक है कि किसी को रोकें। अपने घर में रोक सकती हैं, बाहर कौन क्या करता है उस पर उनका बस नहीं। मिस्टर पटवर्धन अक्सर कहते हैं, अब अपने बच्चे तो हैं नहीं जो रोक टोक करें, हमें क्या करना है। मिसेस पटवर्धन उदास होती हुई बोलती, अपने बच्चे को ही कहाँ रोक पाए हम, काश कोई उसे रोक देता। हर कोई हमें क्या करना है कहकर किसी को नहीं देखता, सब अपने में मगन, पर क्या पता किसी के कहने पर कोई बात समझ आ जाए और अनहोनी ना हो। जिस दुख के साथ दोनों जी रहे थे उनकी भनक भी अमृता को नहीं थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अमृता और अभय अपने रिश्ते में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन शादी करना चाहते थे। मिसेस पटवर्धन और मिस्टर पटवर्धन भी अभय को जानने लगे थे। एक दो बार वह घर भी आया था मिसेस पटवर्धन की अनुपस्थिति में। हालांकि मिसेस पटवर्धन का खारापन कम नहीं हुआ था। गाहे बगाहे कह देती, ज़माने में कैसे कैसे लोग हैं, संभल कर चलना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे तो बड़े बूढ़ों को कुछ नहीं समझते। जब वे ऐसा कहती तो उनके लहजे में कड़वाहट के साथ साथ एक दर्द भी उभर आता। अमृता को अब आदत सी हो चली। वह सोचती, थोड़े समय की बात है, अभय से शादी के बाद तो वह चली ही जाएगी यहाँ से। ऑफिस की उसकी सहेली पीता राय भी उसके और अभय के बारे में जानती थी। वह बेहद खुले विचारों वाली बिंदास लड़की थी। मीता इस महानगर में रहकर कैसे अपने शौक पूरे करती, यह देख अमृता हैरान रह जाती। अक्सर मीता उससे कहती भी, अरे अमृता, जीले ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, क्या पाप क्या पुण्य, सब बेकार की बातें हैं। अपना तो खाना पीना घूमना फिरना मौज करने का ही फंडा है। ये शादी वादी अपने बस की नहीं। बंद के कौन रहे, आज़ाद पंछी हूँ मैं और तू पिंजरे की चिड़ैया। उसने अमृता की इस शहर में बड़ी मदद की थी, इसलिए वह कुछ बोलती नहीं। अमृता खींच जाती, लेकिन बरसों पुरानी दोस्ती नहीं तोड़ सकती थी। जब से उसे उड़ती उड़ती खबरें मिली कि मीता ड्रग्स लेने लगी है और सप्लाई भी करती है, तब से अमृता ने उससे दूरी बढ़ा ली थी। लेकिन एक दिन बातों बातों में अमृता के मुंह से निकल गया कि इस वीकेंड मिसेस पटवर्धन अपनी बीमार बहन को देखने जा रही हैं। बस क्या था, वीकेंड पर अपने एक और दोस्त के साथ धमक पड़ी मीता उसके यहाँ। उसे देख अमृता के हाथ पैर फूल गए, लेकिन एक ही जगह में होने, इस महानगर में मदद करने वाली, दिल से अच्छी लेकिन झल्ली टाइप की, अपनी शर्तों पर जीने वाली, पहेली सी लगने वाली इस सहेली को घर से निकल जाने के लिए कैसे कहती। उसे देखकर लग रहा था कि उसने ड्रग्स ले रखी है। मीता ने अमृता से कहा, आओ सारे गम भूल जाओ। अमृता ने उसे समझाते हुए कहा, तुझे पता है ना मिसेस पटवर्धन, अरे रहने दे यार, उस कड़वी बुढ़िया का नाम, आज तो कुछ मीठा खाना है। देखिए पेस्ट्री लाई हूँ, इसको खाकर मस्ती करेंगे। पेस्ट्री उसकी ओर बढ़ाते हुए उसने नशीली आंख मारी और कहा, तू अभय को भी बुला लेना। उनकी हालत देख मन ही मन अमृता घबरा, कॉफ़ी लाती हूँ कहकर किचन में चली गई और वहीं से अभय को फ़ोन किया, लेकिन अभय का फ़ोन बंद था। फिर उसने सोचा, मिसेस पटवर्धन को फ़ोन करती हूँ, डांट खा लूँगी, लेकिन इनकी हरकतें ठीक नहीं लग रही। डायल कर ही रही थी कि मीता ने फ़ोन खींचकर पटक दिया और अपने साथ लाई पेस्ट्री जबरन उसके मुंह में ठूस दी। अरे डार्लिंग, आज तो अपने साथ तुझे जन्नत की सैर करवाती हूँ, आज सब गम भूलकर नशे में झूम लो। मीता उसे लेकर बाहर आई। तेज़ आवाज़ म्यूज़िक के साथ उसके पैर थिरकने लगे। न जाने क्या था उस पेस्ट्री में कि अमृता का सिर घूमने लगा। उसे लगा कि वह कहीं और है। थोड़ी देर में वह उनके साथ पागलों की तरह थिरकने लगी। उसे यह मीठा मीठा सा नशा अच्छा लगने लगा। बेसुध हो, कभी उससे लिपटती कभी उससे। उसे अभय के देह गंध महसूस होने लगी। मीता उसे अभय नज़र आने लगी। तेज़ म्यूजिक और पागलों की तरह नाचते हरकतें करते 1 घंटा गुजरने को था, लेकिन पागलपन था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी घंटी बजी, बहुत देर तक बजती रही। बेसुध अमृता को आवाज़ सुनाई दी तो लड़खड़ाते हुए उसने दरवाज़ा खोला। सामने पटवर्धन दंपति थे। वह बेसुध थी, हिचकी लेती हुई उन्हीं के बाहों में झूल। होश में आई तो अपने को हॉस्पिटल के बिस्तर पर पाया। पास में अभय और मिस्टर पटवर्धन थे। सिर दर्द से फट रहा था। याद करने की कोशिश की तो सब याद आया। अभय, मैं उसने बोलने की कोशिश की। कुछ मत कहो, ठीक हो जाओ फिर बात करते हैं।
मिसेस पटवर्धन भी वहाँ आ गई थी। बोली, कुछ नहीं, लेकिन अमृता को उनसे डर लग रहा था। 2 दिन बाद जब वह ठीक हुई तो मिसेस पटवर्धन ने कहा, अभी तुम्हारे घर पर कुछ नहीं बताया है, कहो तो बता दूँ। अमृता फक कर रो पड़ी। उस रात तुम्हारे हाथ फ़ोन डायल हुआ था और मैंने उठा लिया। तुम्हारी दोस्त की और तुम्हारी बातों से अंदाज़ा लग गया था कि कुछ ठीक नहीं है। टैक्सी कर हम तुरंत लौट आए और तुम बच गई, ड्रग्स और उसके नशे में बर्बाद होने से। कुछ देर चुप रहने के बाद वे ठंडी सांस लेकर बोली, काश ऐसे ही मेरी मासूम बच्ची की चीखें कोई सुन उसे बचा पाता। मिस्टर पटवर्धन ने बताया, हमारी कॉलेज जाने वाली बच्ची बहुत मासूम थी। वह अपनी सहेली के साथ हॉस्टल में रहती थी, ऐसे ही किसी चंगुल में फंस गई थी। जब तक हम समझ पाते हॉस्टल में उसकी लाश वापस आई। ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई थी। कभी कभी माता पिता या किसी का भी अधिक टोकना नागवार गुजरता है, लेकिन उनका अनुभव डांट नाजुक मौके पर ढाल बन जाती है। इसलिए तुम्हारी आंटी भी अपने साथ दूसरों के लिए भी कठोर। मिसेस पटवर्धन की आंखें नम हो गई। अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए वे बोली, काश मेरी बेटी को भी वहाँ कोई टोकने वाला मिल जाता या मैं ही उसे बचा पाती। अमृता की आंखों में तैरते प्रश्न को समझ वे बोली, यही सोच रही हो ना कि क्या किसी पर भरोसा ना किया जाए। बेटा, आजकल बस आँख खुली रखना और सतर्कता ज़रूरी है। हमारे समाज ने आधुनिक होने का एक नुकसान उठाया है कि भरोसा खत्म हो गया है। समझ नहीं पाते कि किसे अपना माने। मिसेस पटवर्धन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए खिड़की से नज़र आ रहे समंदर की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ मेरी कड़वाहट बुरी लगती है, लेकिन बहुत अच्छे से डर लगता है अब। मेरी बेटी भी बहुत अच्छी थी, सब पर भरोसा कर लेती थी, बिना जानते हुए समंदर बचा हुआ क्यों है? क्योंकि वह खारा है। सोचो, जो वह गंगा के पानी की तरह मीठा होता तो क्या अब तक बचा रहता? अपने अंदर की अच्छाई, मासूमियत, मिठास को बनाए रखने के लिए कभी कभी खारा होना होता है, ताकि हर कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा तुम तक ना पहुंच सके। जिसे तुम्हारे अंदर के रत्नों की कीमत पता होगी, वह तो तुम्हें प्रयास से पा ही लेगा, लेकिन इस दुनिया में अपने को बचाने के लिए थोड़ा खारापन ज़रूरी है। अमृता और अभय समझ गए थे कि इस महानगर में अपने अमृत को बचाना हो तो समंदर बनना होगा। इसी के साथ धन्यवाद।